नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू जा रहा है अमेरिका और अमेरिका जाने से पहले इजराइल के एक प्रमुख अखबार जेरूसलम पोस्ट ने एक खबर छापी है। खबर क्या है? यह इजराइल का प्रोपोगेंडा है। इस खबर में कहा गया है कि इजराइल ने यूएस को धमकी दी है, चेतावनी दी है कि अगर यूएस हमला नहीं करता है ईरान पर तो इजराइल अकेले हमला कर लेगा। सब जानते हैं कि इजराइल ईरान पर अकेले हमला करने की हिम्मत फिलहाल नहीं कर सकता है। पिछले 12 रोजा जंग में आपने देखा था कि किस तरह पांचवां छठवां दिन आते आते सारे पत्ते, सारी बिसात पलटने लगी थी और तेल अवीव के सीने में, तेल अवीव के बीच में ईरान की मिसाइलें गिर रही थी। आपने देखा था कि किस तरह मोसाद का हेडक्वार्टर जमींदोज कर दिया गया था। बाद में अमेरिकी पैसे से मोसाद का हेडक्वार्टर दोबारा बना है। तो सब जानते हैं इजराइल अकेले ईरान पर फिलहाल हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर यह हिम्मत होती तो यह हमला बहुत पहले हो गया होता या 12 रोजा जंग इतनी जल्दी खत्म ही नहीं होती। हमले होते रहते दोनों तरफ से। इजराइल इसीलिए शांत हुआ, इजराइल इसीलिए पीछे हटा। पिछली बार भी 5-6 दिन बीतते बीतते अमेरिका के हाथ पांव जोड़ने लगा था कि हुजूर हमारी मदद कीजिए वरना ईरान हमें तबाह कर देगा। और अब फिर से एक बार वो चाहता है कि अमेरिका हमला करे और ईरान को तबाह करे। दिक्कत यह है कि अमेरिका को भी पता है कि किस तरह उसके ढेर सारे अमेरिकन जो बेसेस हैं वो ईरान की मिसाइलों की जद में है। यह नक्शा जो आप देख रहे हैं यह 1000 किलोमीटर तक की बेसिस का है। जो आसपास के बेस हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया का बेस हो, कतर का बेस हो, जॉर्डन का बेस हो, उन सब की तो बात ही छोड़ दीजिए। वहां तक तो पहले भी मिसाइलें पहुंची हैं और बड़े आराम से ईरानी मिसाइलें पहुंच सकती हैं। इसीलिए नेतन्याहू लगातार जोर दे रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम किसी तरह से ईरान का बैन किया जाए। ईरान मिसाइलें ना बना पाए और अगर बना पाए तो उनकी लिमिट, उनकी रेंज इतनी कम हो कि वो मिसाइलें इजराइल तक ना पहुंच पाए। यह मांग लगातार की जा रही है और विदेश मंत्री अराक्ची बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, कई बार क्लियर कर चुके हैं कि मिसाइलों के मसले पर ईरान बातचीत को भी तैयार नहीं है। केवल और केवल यूरेनियम एनरिचमेंट और एटॉमिक मामले पे बात हो सकती है, ना तो मिसाइलों पे बात हो सकती है और ना ही हूथी, हमास और बाकी सब जो संगठन हैं, जो रेजिस्टेंस की ताकत हैं, उनकी मदद रोकने पर कोई बात हो सकती है। इसलिए एक बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जंग शुरू नहीं हुई है, यह अच्छी बात है। बातचीत चल रही है, यह और अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि विदेश मंत्री अराक्ची दोहरा चुके हैं कि हम इनके धोखे को जानते हैं, हम इनकी चालों को जानते हैं। कभी भी हमला हो सकता है, कोई एक चिंगारी भड़क सकती है और वो जंग का हिस्सा बन सकती है। वैसे भी नेतन्याहू जब जब जाता है अमेरिका, कुछ न कुछ बड़ा घटता है। तो जब नेतन्याहू अमेरिका में है तो निगाह बना के रखिए कि यहां मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। बहुत सारी और खबरें हैं, ईरान से, लेबनान से खबरें हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा सुकून देह वीडियोस दिखाना चाहता हूं। और ये वीडियो सारे के सारे गजा से हैं। वही गजा जिसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है, वही गजा जहां 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और अब ट्रंप कह रहा है कि जो लोग मारे गए वो सब हमास के थे, सिविलियन थे ही नहीं। वही गजा जहां बच्चों से उनके खेलने के मैदान छीन लिए गए, जहां उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी गई। वहां बच्चे नाच रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कारों के साथ रंगाई पुताई करके कारों को नया रंग दे रहे हैं। और ये बताता है कि गजा की जो ये पीढ़ी है ये भी किसी भी हालत में गजा छोड़ने वाली नहीं। और जब गजा में ये सब चल रहा है तब ये भी जानना जरूरी है कि नेतन्याहू लगातार गजा पर अलग अलग बहाने करके हमला कर रहा है। अभी कल हमला हुआ है जिसमें 3 लोग मारे गए हैं। तो जितनी शर्तें थीं सीज फायर की लगभग सारी तोड़ चुका है नेतन्याहू। ये मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है कि जब भी सीज फायर होता है अगला सीज कर जाता है और इजराइल फायर करता रहता है। यही हो रहा है गजा में और यही हुआ है लेबनान में। साउथ लेबनान में खासतौर पे जहां हिजबुल्लाह का बेस है, लगातार हमले हो रहे हैं इजराइल के। लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नवाफ सालेम, वो गए हुए थे, पहली बार वो गए थे पीएम बनने के बाद, पहली बार गए थे साउथ लेबनान में। साउथ लेबनान में लोगों के बीच में खड़े थे और उन्होंने कहा कि हमें कोई इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि इजराइल हमला करना बंद कर देगा, तो मैं भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप लोगों को कोई सुरक्षा मैं दे पाऊंगा। ये एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। फिर लोगों ने पलट के पूछा कि जब तुम हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते हो,
जब तुम हमें बचा नहीं सकते हो इजराइल के हमलों से, तो फिर किस मुंह से हिजबुल्लाह से हथियार छीनने की बात कर रहे हो? हिजबुल्लाह कम से कम हमें बचाता तो था इजराइल से। यह सुनने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनके मुंह में एक लफ्ज नहीं बचे, उनकी जबान नहीं खुली, चुपचाप कार में बैठे और चले गए। अमेरिका और इजराइल के हाथों बिके हुए ये गुलाम ना अपनी जनता को कोई सुरक्षा दे सकते हैं और ना ही इजराइल का मुकाबला करने की हिम्मत कर सकते हैं। इन्होंने अपना जमीर अमेरिका और इजराइल के हाथों बेच दिया है, इसलिए इजराइल के बमों से जब लोग मरते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको हिजबुल्लाह से हथियार छीनना है, लेकिन ये इजराइल या अमेरिका के साथ ये बात नहीं कर पाते कि भाई सीज फायर हुआ था बाकायदा, अब तो हमले बंद करो। ये कहते हैं हमें कोई गारंटी नहीं दे रहा। गारंटी क्यों देगा जब तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत ही नहीं है, जब तुम मुकाबला करना ही नहीं चाहते हो, और जो मुकाबला कर सकते हैं उनको कमजोर करने के लिए अपने मुल्क और अपने कौम से लगातार गद्दारी करते जा रहे हो, तो बिके हुए जमीर वालों को कौन कैसी गारंटी देगा? लेबनान में अभी फिलहाल यही हालात है। एक और बड़ी खबर है फलस्तीन से। गजा की हम बात करते हैं, बात दरअसल फलस्तीन की करनी चाहिए, वेस्ट बैंक और गजा दोनों की। वेस्ट बैंक में लगातार इजरायली बदमाशियों की खबरें तो आपने देखी ही हैं। अब वहां एक कानून को खत्म कर दिया गया है, इसको जॉर्डेनियन कानून कहते थे। जो ओस्लो में समझौता हुआ था, ओस्लो एकॉर्ड हुआ था, उस समय यह तय पाया गया था कि वेस्ट बैंक की कोई भी जमीन सेटलर्स या ज्यूज नहीं खरीद पाएंगे। वेस्ट बैंक पूरी तरह से फलस्तीन रहेगा, वहां पर यहूदी नहीं बसेंगे। अब नेतन्याहू की संसद ने यह कानून स्क्रैप कर दिया है, यह कानून हटा दिया है। अब यह छूट दे दी है कि यहूदी वहां की जमीनें खरीद भी पाएं। कब्जा तो पहले से ही कर रहे थे। पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ है, यहां तक कि अमेरिका और इंग्लैंड ने भी इसको गलत बताया है। यूरोपीय यूनियन का बयान आया है, स्पेन का बयान आया है, मुस्लिम कंट्रीज का बयान आया है। मेरी आंखें ढूंढती रह गई कि काश इसमें हिंदुस्तान का भी बयान होता कि वेस्ट बैंक को छीनने की कोशिश गलत है। अगर आपको याद हो तो यूनाइटेड नेशंस में भारत ने सेटलर्स के खिलाफ वोट दिया था। उस समय हिंदुस्तान खड़ा था इस बात के लिए कि वेस्ट बैंक के अंदर सेटलर कॉलोनीज ना बने। वेस्ट बैंक फलस्तीन है, फलस्तीन ही रहे। लेकिन अब कल से आज तक कोई बयान हिंदुस्तान की तरफ से नहीं आ पाया है। मुझे शर्म आती है कई बार कि इंटरनेशनल मुद्दों पे हमें क्या हो गया है, हम हक के साथ खड़े क्यों नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पर, हिंदुस्तान की आवाम होने के तौर पर, मैं इस बात का पूरा विरोध करता हूं कि ओस्लो अकॉर्ड को किनारे रख के, यूएन के सारे रेजोल्यूशंस को किनारे रख के इजराइल वेस्ट बैंक को कब्जा करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और दुनिया अभी तक बयानात में उलझी हुई है, ना उसके ऊपर कोई बैन लगता है, ना कोई सैंक्शन लगता है। ईरान में लोग सड़क पर उतरते हैं सरकार बदलने के लिए, उनको रोका जाता है तो सैंक्शंस लग जाते हैं। लेकिन इजराइल फलस्तीन की जमीन छीनने के लिए बाकायदा एक पुराने कानून को रद्दी की टोकरी में डाल देता है और सिर्फ बयान आते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इजराइल के ऊपर कोई सैंक्शन लगा सके। आप बताइए इंटरनेशनल रूल क्या फॉलो किया जा रहा है? मैं रशिया के विदेश मंत्री लावरोव की एक टिप्पणी देख रहा था। उन्होंने कहा कि अरब पीस समझौता जो हुआ था वो सारा का सारा पलट दिया गया है। पीस समझौता यह था कि फलस्तीन एक आजाद मुल्क बनेगा, खुद मुख्तार मुल्क बनेगा, और जिसके बाद अरब मुल्क इजराइल को मान्यता दे देंगे, इजराइल के साथ समझौता कर लेंगे। उल्टा यह हुआ कि अब्राहम एकॉर्ड्स आ गए, इजराइल को सबने मान्यता दे दी और फलस्तीन के आजाद होने का सपना सपना बन के रह गया। इजराइल कहता है देखेंगे, यह भी गलत है। इजराइल तो यह कहता है कि किसी भी हाल में फलस्तीन को एक आजाद मुल्क बनने नहीं देंगे। दुनिया भर में विरोध हो रहा है, ऐसा नहीं है दुनिया भर में जनता विरोध नहीं कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में गए हुए थे हरजोग, जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं, और लाखों लोग सड़क पर आ गए अलग अलग शहरों के। कहा जा रहा है 26 शहरों के लोगों ने एक साथ प्रदर्शन किया। हरजोग के खिलाफ पोस्टर्स लगे कि हरजोग को गिरफ्तार किया जाए। यहां तक कि वहां के यहूदियों ने भी हरजोग को गिरफ्तार करने की मांग की, हरजोग को वापस करने की मांग की। वहां के प्रधानमंत्री की लानत मलामत की कि तुमने इजराइल के राष्ट्रपति को ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर क्यों उतरने दिया। पोलैंड में एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में पाया गया कि 40% पोलिश जो हैं पोलैंड में रहने वाले, वो
यहूदियों को नापसंद करते हैं, ज़ायनिस्टों को नापसंद करते हैं। और भी कितने सारे एग्जाम्पल हैं, सारी दुनिया से आपको वीडियोस, पोस्टर्स मिल जाएंगे। इजराइल की मुखालफत करते हुए एक वीडियो मैं स्पेन का देख रहा था। इजरायली वहां घूमने गए थे, किसी बार में बैठकर बियर पी रहे थे और अचानक बार का मालिक निकल के आया और कहा कि वहां जेनोसाइड करने के बाद, गजा में जेनोसाइड करने के बाद तुम हमारे यहाँ छुट्टियां मनाने आए हो, और तुरंत उन सबको उठाकर बाहर फेंक दिया अपने रेस्टोरेंट के। तो विरोध तो दुनिया भर के हो रहे हैं, लेकिन यह विरोध सिर्फ आवाम का विरोध है। अभी भी हुक्मरान जाने किन एप्स्टीन फाइलों में दबे हुए हैं कि इजराइल के खिलाफ बोलने की हिम्मत उनकी बिल्कुल नहीं हो रही। बाकी सब छोड़ दीजिए, अरब के हुक्मरान भी बयानों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तल्ख बयान, और ज्यादा तल्ख बयान। हमारे यहां राजनाथ सिंह जी कड़ी निंदा करते हैं और वहां अरब वाले तल्ख बयान देते हैं और बयान से आगे कुछ नहीं कर पाते हैं फलस्तीनियों के हक में। हिजबुल्लाह से हथियार छीन लो, हमास से हथियार छीन लो, और इनका चलता तो ईरान से भी हथियार छीन लेते। ईरान से जंग तो ये इसलिए नहीं चाहते हैं कि अगर ये जंग हुई तो इनके लिए भी बहुत ज्यादा तबाही का सबब बनेगी। लेकिन क्या जंग का अंदेशा ईरान में खत्म हो गया है? एक खबर में पढ़ रहा था कि इस्फहान के अंदर, और ये भी इजराइल के ही अखबार में छपी हुई थी, इस्फहान जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहां के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि उम्मीद यही है कि इजराइल और अमेरिका अगर हमला करेंगे तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करेंगे। ओमान में अराक्ची और विटकाफ की बातचीत हुई थी, उसके तुरंत बाद ओमान गए हुए हैं लारिजानी, जिनको आप जानते हैं कि खामनेई साहब के जो एडवाइजर हैं। तो हर तरह की तैयारी में ईरान लगा हुआ है। अराक्ची साहब का जब इंटरव्यू लिया गया ओमान से आने के बाद, कई जगह उनका इंटरव्यू आया और हर इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा कि हम जानते हैं कि जिनसे हमारा मुकाबला है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। धोखा और चालबाजी इनकी नीयत में है, ये कभी भी धोखा और चालबाजी कर सकते हैं। हम इसकी संभावना के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हमें पूरा अंदेशा है कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी हम बातचीत करना चाहते हैं और साथ में ये बता देना चाहते हैं कि हम जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरानी रिवॉल्यूशन के 47वें साल के मौके पर खामनेई साहब ने भी एक बयान दिया। उनका एक टेलीवाइज बयान, उनका वीडियो आया और जिसमें उन्होंने भी यही सारी बातें कही कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी से कोई समझौता नहीं करेगा, ईरान सैंक्शन से झुकने वाला नहीं है, और ईरान के ऊपर किसी भी तरह का हमला हुआ तो पलट के हमला किया जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि इन सब के बीच नेतन्याहू जा रहा है अमेरिका। अब अमेरिका में वो क्या कान भरेगा या धमकी देगा हम नहीं जानते। कई सारे CIA के और मोसाद के पुराने सीनियर ऑफिसर्स ये कह चुके हैं कि ट्रंप की बहुत सारी फाइलें इजराइल के पास हैं, और कैसे ना हो, एप्स्टीन के बारे में अब तो लगभग ये क्लियर है कि वो मोसाद का एजेंट था। तो जाहिर है ट्रंप ने एप्स्टीन के साथ मिलकर जो कारनामे किए होंगे, उनके वीडियोस एप्स्टीन ने इजराइल को दे दिए होंगे। अब क्या इन वीडियोस के भरोसे इजराइल ट्रंप को ब्लैकमेल कर पाएगा ईरान पर अटैक के लिए? क्या ये जानते हुए कि हजारों सैनिक मारे जाएंगे, अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान होगा, ट्रंप ईरान पर हमले के लिए तैयार होगा? और अगर ट्रंप ईरान पर हमला करेगा तो अरब मुल्कों की क्या स्थिति होगी? अरब मुल्क उनकी कितनी मदद करेंगे? और ईरान के हमले जो इजराइल पर होंगे उनसे कितनी तबाही मचेगी? ये सारे सवाल हमारे सामने हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह हमला होता है और रीजनल वार में बदलता है, जैसा पजेश्कियन भी कह चुके हैं, अराक्ची भी कह चुके हैं, और जैसा खामनेई साहब ने भी कहा है, तो इसका सारी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, गजा पर क्या असर पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल रातों की नींद उड़ा देने वाला है। अपने नशे में, अपने पागलपन में नेतन्याहू सारी दुनिया को जंग में झोंकने के लिए आमादा है, और ट्रंप कई बार उसके नौकर की तरह काम करता हुआ नजर आता है। इसलिए उम्मीदें कम हैं इस बात की कि अमन लंबे समय तक बना रहे। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बताया। आगे भी जैसे कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। जरूरी लगे तो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी पहुंचाइए।
मुमकिन हो और अगर अब तक सब्सक्रिप्शन ना लिया हो तो हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, ताकि वीडियोस की सूचना आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। और हमारी फैमिली के मेंबर बन सकते हैं, टीसीएच फैमिली के मेंबर बन सकते हैं, तो आपका बहुत स्वागत। आसान सा काम है, ज्वाइन का बटन दबाइए या स्क्रीन पर जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है उसको स्कैन कर लीजिए। इसके अलावा हमने लिंक्स दिए हुए हैं मेंबरशिप के पिन कमेंट में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, कहीं से भी आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। 3 रुपए रोज से भी कम पे ये हमें बहुत बड़ी ताकत देती है। हमारी फैमिली में, टीसीएच फैमिली में कोई एक नया मेंबर जुड़ता है तो हमारी हिम्मत 10 गुनी बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।